नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के 50 प्रश्नों को सॉल्व करने का काम करेंगे और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संजो करके रखा है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी आजाद संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। जबकि अगर 15 अगस्त 1947 की बात करें तो इस दिन देश आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। 1 अप्रैल 1937 की बात करें तो इस दिन यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था। और अगर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो हम जानते हैं कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ। साथ ही अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया कब से जा रहा है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन वर्ष 2018 जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? राम नाईक जी थे। कौन थे? आदरणीय श्री राम नाईक। इनका विचार था कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाए। इनके विचार के कारण फिर उत्तर प्रदेश दिवस की जो घोषणा की गई, लखनऊ में इसको पहली बार आयोजित किया गया। साथ ही वर्ष 2018 में एक विशेष योजना आती है जिस योजना को इसी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक तरीके से कहें कि उसका उद्घाटन किया गया। वो योजना थी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात और विशेष है कि उत्तर प्रदेश ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हम जानते हैं क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात हो रही है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जिसमें हमारा राष्ट्रीय पार्क भी है, वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी में कौन सा हमारा नेशनल पार्क है? तो हम जानते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसे टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो जनसंख्या के मामले में कौन हो जाएगा बताइए? जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा अगर जिला कहें, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है, तो हो जाएगा प्रयागराज। ठीक। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ किस नंबर पर आएगा, तो इस मामले में लखनऊ आएगा सेकंड पोजीशन पर, जनसंख्या की बात की जा रही है। साथ ही अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़े जिले की तो बात हो चुकी है क्षेत्रफल में। सबसे छोटा जिला अगर मैं कहूँ, सबसे छोटा जिला, तो आप जानते हैं वो है हापुड़। अभी हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नया जिला बनाने की घोषणा की है। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट करें। कई बार क्या होता है, पेपर में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि सबसे बड़ा जिला कौन है, ये पूछ लिया जाता है कि जो जिलों का क्रम है। मैंने कई बार पेपर का पैटर्न देखा कि क्षेत्रफल के अनुसार जिलों को सेट कीजिए। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या है? लखीमपुर खीरी का। अगर इससे छोटा बात करें तो कौन हो जाएगा? सोनभद्र। ठीक है। सोनभद्र से छोटा कौन हो जाएगा फिर?
हरदोई, और हरदोई से छोटा कौन हो जाएगा? बहराइच। ठीक, ये सारे क्रम से सेट हैं। पहले नंबर पर आएगा लखीमपुर खीरी, दूसरे पर सोनभद्र, तीसरे पर हरदोई और चौथे नंबर पर बहराइच। लखीमपुर खीरी की बात करें तो हम जानते हैं लखीमपुर खीरी गन्ना उत्पादन में अपना विशेष स्थान रखता है। गन्ना उद्योग यहाँ पर बहुत विकसित है। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पूर्व का मानचेस्टर कहलाता है? तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कि कानपुर को हम पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं। मेरे ख्याल से कहते थे, ये ज़्यादा कहना बेहतर होगा, क्योंकि कानपुर में पहले कपड़े का काम बहुत अच्छा होता था। आपने सुना होगा लाल इमली, जेके जूट मिल। लेकिन अब कानपुर कपड़ा उद्योग में नहीं है, बल्कि कानपुर को चमड़े की राजधानी जरूर बोलते हैं, क्योंकि चमड़ा उद्योग यहाँ का बहुत फेमस है। जाजमऊ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और एक नया जोन चमड़े के उत्पादन के लिए विकसित किया जा रहा है कानपुर में। इसके साथ ही अब बात करें कि भारत में मानचेस्टर, देखिए मानचेस्टर तो इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पर कपड़ा उद्योग विकसित हुआ, उसी के अनुसार सबको संज्ञा दी गई। अगर मैं कहूँ कि भारत में कौन कौन मानचेस्टर है, तो आप नाम जोड़ सकते हैं। अहमदाबाद का, इसको भी मानचेस्टर बोलते हैं। कोयम्बटूर, इसको दक्षिण भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। ठीक है। और अगर जापान की बात करें तो कई बार अगर प्रश्न में ये ना आए कि उत्तर प्रदेश या भारत का मानचेस्टर, सिर्फ ये आ जाए पूर्व का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए वहाँ पर आंसर अगर ओसाका है। ओसाका एक जापान का शहर है, कपड़े के लिए बहुत फेमस है, तो इसे हम कह सकते हैं ओसाका, जो कहाँ पर है? जापान में। जापान का एक शहर है, ये भी पूर्व का मानचेस्टर कहलाता है। जबकि कानपुर विश्व की चमड़ा राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अब देखिए, गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की गई है, या फिर ये कहा जाए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तीनों एक ही बात है। तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर है लखनऊ। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाती है कि अगर आपसे पूछ ले कि गन्ना अनुसंधान संस्थान ना होकर के परिषद पूछ ले, परिषद, गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शाहजहांपुर। क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर। अब इम्पोर्टेंट बात यह भी आती है कि उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो हम जानते हैं यूपी अपना गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम। ठीक, गन्ना उत्पादन के साथ साथ अगर एथेनॉल की बात कहें, एथेनॉल उत्पादन में भी यूपी क्या है? फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी हो गया आपका। ये विशेष याद रखिएगा कि गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च भी कहते हैं, जो केंद्र सरकार का है, वो लखनऊ में है। लेकिन गन्ना अनुसंधान परिषद की बात की जाए तो वह शाहजहांपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कहाँ है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोनभद्र। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र के बारे में पिछली क्लासों में डिस्कस किया गया कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, जिसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। और साथ ही सोनभद्र विंध्य और कैमूर पर्वत श्रृंखला से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो सबसे अधिक अगर वन की बात की जाए तो कहाँ पर है वन क्षेत्र? सोनभद्र जिले में। मिर्जापुर का स्थान यहाँ पर सेकंड आता है, दूसरे स्थान पर है मिर्जापुर, सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। लेकिन ललितपुर की बात आ जाए तो आप जानते हैं कि ललितपुर एकमात्र जिला है जो यूपी के सिर्फ एक जिले से सीमा बनाता है। ये प्रश्न डिस्कस हुआ था पिछली क्लास में, सीमा बनाता है। इसके साथ ही ललितपुर चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश, एमपी से। अगले प्रश्न की ओर चलें, प्रश्न नंबर 6। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? तो हम जानते हैं अपनी नवाबी तहजीब, अदब और संस्कृति के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है और इसीलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सिंपल सी बात है। और इस पर एक अभी विशेष पहल शुरू हुई है कि लखनऊ को बनाया जाएगा एआई हब, सॉरी दुनिया का एआई हब बनाने की घोषणा की गई है। पहला एआई शहर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये आप याद रखिएगा कि लखनऊ क्या हो जाएगा? पहला एआई शहर भारत में कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ को बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि लखनऊ से 1857 की क्रांति में कौन था, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं बेगम हजरत महल, लेकिन इन्होंने किसके नेतृत्व में जो है वो मतलब विद्रोह किया था? तो इनका एक बेटा था 11 साल का, 11 वर्ष का बेटा था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर। उसके नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। और ये किसकी पत्नी थी? तो आप जानते हैं चिड़ियाघर का नाम क्या है? नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह इनकी पत्नी थी। कौन? बेगम हजरत महल। इनका पुत्र कौन था? बिरजिस कादिर, जिसके नेतृत्व में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ लखनऊ में, उसको दबाने का काम किसने किया था? तो आप जानते हैं अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल। और यही अधिकारी, इसी ने कानपुर का भी विद्रोह दबाया था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 7 नंबर प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में संविधान सभा की सीटें कितनी हैं? संविधान सभा की 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 403। लेकिन अगर हम बात करें 104वें संविधान संशोधन की, 104वां संविधान संशोधन, हम जानते हैं बात चाहे संसद की हो चाहे विधानसभा की, यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। मतलब उनको एक सीट दी जाती थी विधानसभा में, यानी 403 प्लस 1 यानी 404 का आंकड़ा हुआ करता था। लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन हुआ
कब हुआ था? 2019 में। इसमें जो एंग्लो इंडियन समुदाय की सीट थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, संसद से भी हटा दिया गया और विधान मंडलों से भी हटा दिया गया। तो यहाँ पे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 403। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि विधानसभा ना हो करके अगर प्रश्न इस प्रकार होता विधान परिषद, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है सीटों की? 100। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। जो पता होगा करे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रथम पर चर्चा करेंगे और पहले चर्चा करेंगे राज्यपाल की। तो बताइए कौन थे? तो पहले राज्य कौन थे? होर्मस जी मोदी। होर्मस जी मोदी, ये थे उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला सीएम कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला राज्यपाल, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बच्चे को पता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में ताल चप्पर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए, ये प्रश्न मैं आप लोगों को, इसका आंसर मैं कमेंट में दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप दें। लेकिन इससे पहले मैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सॉरी, जिसको हम इस तरह से जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में। कौन है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। बहराइच की बात करें तो हम जानते हैं बहराइच में सबसे फेमस जानते हैं कौन सा है? कतरनिया घाट। कौन है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, उसके बाद उन्नाव आप सभी लोग जानते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ललितपुर में हो जाएगा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार। बहराइच में हो जाएगा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। उन्नाव में हो जाएगा शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो यहाँ पर ताल चप्पर पक्षी विहार, इसका कोई यहाँ पे जिला मेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे, थोड़ी सी मेहनत करके।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कहता है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सीतापुर का पक्का तालाब प्रसिद्ध है। तो कोई इसे चर्चा का कोई विशेष विषय है नहीं। आप जानते हैं कि पहले ही इसमें एक नाम जुड़ा हुआ है सीतापुर, ठीक। और जब इस पे सीतापुर नाम जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कहाँ पर स्थित होगा, सीतापुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीतापुर। तो ये समझ लीजिए कि जो पक्का तालाब है वो कहाँ पर है, सीतापुर का एक ऐतिहासिक जलाशय है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उत्तराखंड के विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का नगर कहलाता था। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही आपसे ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था और जब उत्तराखंड यानी उत्तरांचल जो बना था कितने जिले काटकर बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं पिछली क्लास में वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 13 जिले इसके काट करके कितने, 13 जिले से क्या बनाया गया था, उत्तरांचल, ठीक है, जिसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। वर्ष 2000 में अलग हुआ था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया विभाजन से पहले कौन सा शहर झीलों का नगर कहलाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा, बहराइच उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उन्नाव उत्तर प्रदेश में मिलेगा, लेकिन नैनीताल उत्तर प्रदेश में मिलेगा नहीं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अगर आप इसको जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड के विभाजन की पहले की बात की गई है और झीलों के नगर की बात की गई। तो देखिए अब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नैनीताल। इसे झीलों का नगर भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 12 कहता है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। प्रश्न नंबर 12 समझेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पलाश। और पलाश के पुष्प को कई बार पलाश ना दे करके टेसू के फूल भी दे सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। टेसू के पुष्प भी जानते हैं इसको, ठीक है। कब घोषित किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हुआ था 2011 में, इसको जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया था। कमल आप जानते हैं, ये किसका राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का हो जाएगा। और आशिकों का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, गुलाब। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 13 कहता है उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश किस प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। 4 इसमें पर्वत श्रृंखलाएं दी गई जिनमें से एक का हिस्सा उत्तर प्रदेश नहीं है। समझते हैं बात को। देखिए आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालय के तराई भाग में स्थित है, शिवालिक रेंज। तो यहाँ पे शिवालिक रेंज तो हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का मैप आप ध्यान से देखिएगा। विंध्य पर्वतमाला आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पाई जाती है। और आप यह भी जानते हैं कि गोरखपुरी पठार गोरखपुर में आप इसको मैच करा सकते हैं, लेकिन सतपुरा पहाड़ जो मध्य प्रदेश में है ये इसका हिस्सा उत्तर प्रदेश नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मेरे ख्याल से हम इस प्रश्न को कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं अभी। और मैंने आपको बताया था कि जो लखीमपुर खीरी जिला है जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वहीं पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये ना पूछ करके ये भी पूछ लिया जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। तो राष्ट्रीय उद्यान के दर्जे की अगर बात करें तो ये है वर्ष 1977।
वर्ष 1977 में इसको क्या मिला था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और ये पूछ लिया जाता है कई बार कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किन किन अभ्यारण्यों या वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर के बनता है। तो दुधवा में शामिल है आपके, एक तो किशनपुर टाइगर रिजर्व, किशनपुर शामिल है, किशनपुर वन्यजीव विहार, और कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ है, बहराइच में भी बात हुई थी। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें शामिल है। और ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी बता सकते हैं आप कमेंट करके कि टाइगर रिजर्व या बाघ परियोजना उत्तर प्रदेश या भारत में कब आई थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न हो जाता है, समझते हैं कि सबसे ऊंचा स्थल कौन सा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जिला है, कौन सा, सोनभद्र, उसका जो ललितागिरी पर्वत है, कौन सा पर्वत, ललितागिरी पर्वत, वो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल माना जाता है। इसके साथ ही अगर आपको कहीं पर ये ना मिले ललितागिरी पर्वत, और एक ऑप्शन आपको मिल जाए अस्मोथ पर्वत के नाम से, तो ये भी उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल माना जाता है। अस्मोथ चोटी, जो कहाँ पर है, सहारनपुर जिले में है, सहारनपुर, याद रखिएगा। ये ऑप्शन में ना हो तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और अगर सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया जाए आपसे, तो कौन सा बांध है, तो आप जानते हैं सोनभद्र में ही है एक बांध, कौन सा, रिहंद, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। अस्मोथ की बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है किसका हिस्सा है, तो शिवालिक रेंज का, ये याद रखिएगा, शिवालिक रेंज, हिमालय की सबसे नवीन रेंज कह सकते हैं इसको। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, अवध का प्राचीन नाम क्या था। प्रश्न नंबर 16, अवध का प्राचीन नाम क्या था। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि कौशल अवध का प्राचीन नाम था। कई बार रामचरितमानस पढ़ने में आपने कौशलाधीश नाम सुना होगा, अवधपति नाम सुना होगा। तो अवध को हम पहले कौशल के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौशल। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस जिले में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में ही, अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। इसे गुड़ की नगरी से भी, हम गुड़ की नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कहें कि पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित हुई थी, पहली चीनी मिल, तो पता होगा आपको, यूपी में कहाँ हुई थी, प्रतापपुर के देवरिया में, प्रतापपुर देवरिया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे गन्ना उत्पादक विशेष राज्य हैं, यहाँ पर काफ़ी गन्ना उत्पादन होता है।
चीनी के उत्पादन को लेकर के कई बार आंकड़ा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कम ज़्यादा हुआ करता है, लेकिन वर्तमान में अभी भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें। 18 कहता है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस पर विशेष रूप से चर्चा पहले हो चुकी है क्लासों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये किसका हिस्सा है? तो आप जानते हैं रिहंद बांध का हिस्सा है ये। रिहंद बांध। और रिहंद बांध कहाँ बना हुआ है? अभी जस्ट पिछले प्रश्नों में चर्चा हुई, जो सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है? सोनभद्र। गोविंद वल्लभ पंत सागर एक सागर नहीं है, झील है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा और कई झील हैं, जैसे रामगढ़ हो गई गोरखपुर में, करेला और उत्मादुत झील ताल हो गया लखनऊ में, कीथम झील हो गई आगरा में। ठीक है। आगे प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो कमेंट करके बता सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। सारस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 21। जल्दी जल्दी चलेंगे, 50 प्रश्न करने हमको। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, आप शिक्षा नगरी के नाम से प्रयागराज को कह सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में प्राचीन काल से ही शिक्षा अध्यापन का काम चल रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज में तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। साथ ही अगर मुस्लिम शिक्षा नगरी की बात करें, तो अगर मुस्लिम शिक्षा नगरी की बात होती तो अलीगढ़ इसका ऑप्शन हो सकता था। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 22। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वन्य अभयारण्य किस जिले में है? तो अभी अभी हमने इसके विषय में पढ़ा। तो 22 नंबर का आंसर दीजिए आप, कौन हो जाएगा? कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य बहराइच जिले में किसका हिस्सा है ये? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 23 कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मैंने अभी पिछले प्रश्नों में बताया, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रयागराज द राइट आंसर। प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। 2011 की जनसंख्या की अगर बात करें, 2011 के हिसाब से बात करें तो लगभग 60 लाख के आसपास जनसंख्या उस समय कहाँ पर थी? प्रयागराज में, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। अभी वर्तमान में तो और भी ज़्यादा हो गई होगी। दूसरे स्थान पर जनसंख्या पर मैंने बताया था, दूसरे स्थान पर कौन है? लखनऊ है अपना जनसंख्या के मामले में। आगे प्रश्न नंबर 24 की ओर चलें। प्रश्न नंबर 24 कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान ताज नगरी कहलाता है? तो सबको ये प्रश्न पता है, विशेष बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ताज अर्थात ताजमहल कहाँ बना हुआ है? आगरा में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन कई बार पूछ लेता है कि जो आगरा में ताजमहल है, ताजमहल, अब इस ताजमहल पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब बना और किसने बनवाया। तो आप जानते हैं किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? तो अपनी बेगम मुमताज की याद में। और अगर इसका निर्माण वर्ष पूछे तो हम जानते हैं 1632 के आसपास इन्होंने इसको बनाना स्टार्ट किया था, और 1648 तक बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इनका दुर्भाग्य था कि कुछ वर्षों बाद इनको कैद कर लिया इन्हीं के बेटे ने। खैर, वो अलग बात है। अगर ताजमहल के वास्तुकार की बात करें
तो दो नाम इस पे आते हैं विशेष तौर पर, और दोनों आपको याद रखने हैं। एक नाम है उस्ताद, क्या नाम है? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। दूसरा नाम आएगा उस्ताद ईसा का। उस्ताद ईसा, ये इसके वास्तुकार रहे हैं, याद रखिएगा। इसके बाद कई बार प्रश्न सीधे सीधे यहां से बनता है कि ताजमहल को प्रश्न है ताजमहल को विश्व विरासत स्थल यानी विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो आप जानते हैं 1983 को, ठीक है। साथ ही कई बार पूछा जाता है कि एक ऐसी इमारत का नाम बताइए जो ताजमहल जैसी दिखती है लेकिन ब्लैक कलर की बनी है। तो आप जानते हैं औरंगजेब ने भी सोचा कि शाहजहां जैसे कोई इमारत हम भी बनवाएं। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है औरंगाबाद, क्या नाम है उसका? औरंगाबाद। और औरंगाबाद में उसने बनाया बीबी का मकबरा, ठीक है। ताजमहल जैसी दिखने वाली इमारत है लेकिन ये ब्लैक कलर की है। और अगर ये पूछा जाए कि ये इमारत इसने कब बनवाई थी, शाहजहां मतलब शाहजहां ने बनवाई थी 1632 से 48 में। लेकिन अगर औरंगजेब की बात की जाए कि इसने बीबी का मकबरा कब बनवाया था, तो 1679 में इसने बनवाया था। तो ये रहा है प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश में अमर उजाला समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस समाचार पत्र है अमर उजाला, और इसका मुख्यालय जो है वो आगरा। आप जानते हैं इसकी स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? आगरा, ठीक। और कब हुई थी? 1948 में। वर्तमान में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है? नोएडा के गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। पहले इसकी स्थापना कहाँ होती है? आगरा में। कब होती है? 1948 को। वर्तमान में अमर उजाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। और प्रश्न इसका आंसर आप जानते हैं क्या होगा? प्रयागराज। अगला प्रश्न 27 नंबर, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? 27 नंबर की बात करें, अभी हमने आपको बताया कि कौन थे? वाजिद अली शाह। इन्हीं की पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, मतलब भाग लिया था। प्रश्न नंबर 28 की बात करें, रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई थी? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए रामचरित की पहली बात करते हैं कि रचना की किसने? तो जानते हैं प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास महाराज ने, ठीक है। कई बार पेपर में इनकी पत्नी का भी नाम पूछ लिया जाता है, जिसको पता वो कमेंट करेगा। खैर हम इसकी बात करें तो तुलसीदास जी ने एक जगह रचना नहीं की रामचरितमानस की, कई जगह की। तो उसमें से ऑप्शन है आपके अयोध्या, अयोध्या में की थी, चित्रकूट में की थी, और वाराणसी। तो ये याद रखिएगा, तीन ऑप्शन कहाँ हुई थी। थोड़ा सा ऑप्शन इसमें गलत तरीके से दिए गए हैं, पर कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी।
कई बार पूछा जाता है तुलसीदास जी किस शासक के समकालीन थे, तो आप जानते हैं किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, तो ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 की ओर चले। 29 कहता है उत्तर प्रदेश की परमल पद्मावती कथा किस क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। परमल और पद्मावती की वीर प्रेम कथा बुंदेलखंड की लोक कथाओं में अमर है। ये बात आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। परमल और पद्मावती की कथा यहाँ से प्रचलित है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, सॉरी 29 हो गया, 30 की बात करें। अवध केसरी की उपाधि किसे दी गई। तो सबसे पहले आंसर की ओर चलें और हम जानते हैं कि अवध केसरी की उपाधि अवध किसान सभा का गठन करने वाले बाबा रामचंद्र को दी गई थी। और अवध किसान सभा जो बाबा रामचंद्र ने की, पहले समझ लेते हैं क्या किया था। अवध किसान सभा कब की थी गठित, 1920 में। ठीक है, क्या अब इनके बारे में एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि निम्न में ऐसे कौन से जो समाज के नेता रहे हैं जो पहले फिजी देश में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके। तो वहाँ पर उन्होंने, यानी कि बाबा रामचंद्र जी ने फिजी में लोगों को जिनको गिरमिटिया मजदूर के तहत अनुबंध के तहत लाया गया था, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, तो जो जमींदारों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, खेतिहर जो मजदूर थे उनको एकजुट किया और रामलीला नाटक का सहारा लेकर के जो है विद्रोह किया, अपनी आवाज पहुंचाई। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 की ओर चले। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। हालांकि ये याद रखिएगा कि जो राजा महेंद्र प्रताप जो विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, ये अभी लेटेस्ट में ही हुआ है, 2021 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। 32 नंबर की बात करें तो कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं वाराणसी, जब पहले काशी के नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ इनका जन्म हुआ। और बचपन का नाम कई बार पेपर में पूछ लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी। बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम, तो बचपन का क्या नाम था, मनु नाम था। छबीली भी कहते थे इनके बाबा इनको। इसके बाद पूछ लेते हैं इनका विवाह कहाँ हुआ, तो जानते हैं झांसी में इनका विवाह हुआ। और झांसी में विवाह किसके साथ हुआ था, वहाँ के महाराजा गंगाधर राव के साथ। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 24 जनवरी। कब घोषित हुआ, 2018 में। प्रश्न नंबर 34 की बात करें, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कुल सीटें कितनी हो जाती हैं, 80 हो जाती हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये चर्चा हो चुकी है, कमेंट करिए। 403। परिषद की बात करें, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो जानते हैं 100 सीट। ठीक,
आप कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की तो बात हो गई है, आप हमें बताएंगे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 कहता है कौशाम्बी का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो समझते हैं भाई, कौशाम्बी का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो आप जानते हैं कि कौशाम्बी भगवान बुद्ध के निवास स्थलों में से एक माना जाता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अनेक बार प्रवास किया था। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो आप जानते हैं कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। तो ये तो कोई चांस नहीं बनता। बुद्ध का निवास बिल्कुल सही है, निवास किया। मौर्यों की राजधानी की बात करें तो आप जानते हैं मगध थी, मगध गुप्तकालीन नगर, तो उस समय जहाँ गुप्त साम्राज्य था तो नगर तो होगा ही। तो वो ऐतिहासिक महत्व विशेष तौर पर नहीं, कुछ विशेष बनवाया नहीं वहाँ पर गुप्त शासकों ने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। और प्रश्न नंबर 35 हो गया, 36। 36 कहता है उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन है, जो हम लोग बोल रहे हैं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी। तो हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। जबकि दूसरी अगर आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो कौन है, उर्दू है। और कब बनाया गया था, 1989 में। ठीक है, किसके तहत बनाया गया, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम। और कई बार पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आया, तो बताइए आप कब आया। तो मैं आपको बताऊं, ये आया था 1951 में। तो 1951 के उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम के तहत उर्दू को 1989 में दूसरी राजभाषा बना दिया गया। इसीलिए आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, तो वहाँ पर एक बार नाम हिंदी में लिखा होगा और उसके जस्ट नीचे नाम लिखा होगा उर्दू में या साइड में। खैर, जबकि अगर अंग्रेजी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक भाषा जरूर है अंग्रेजी, पर राजभाषा नहीं है। संस्कृत शास्त्रीय भाषा, जानते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 37 की बात करें, 37 नंबर कहता है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के किस स्थान को क्रांति का गढ़ कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताइए। मेरठ से। कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साथियों ने मना कर दिया और जेल तोड़ी और दिल्ली चल पड़े। कितने सैनिक थे, तो सैनिक थे 85, 85 सैनिक। और बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया और विद्रोह शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। अब समस्या ये है कि आपको पता है कि विद्रोह शुरू कब हुआ था। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो शुरू कब हुई थी, तो आपको डेट पता है, क्या थी, 10 मई, 10 मई 1857। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाए अगर आपसे कि ये विद्रोह कब समाप्त होता है, कब अंग्रेजों ने बुरी तरह साम दाम दंड भेद नीति लगा करके विद्रोह समाप्त कर दिया, तो आप इसका आंसर देंगे 20 जून 1857। हालांकि जो जगदीश बाबू थे, कुंवर जगदीश सिंह, जो बिहार से थे, उन्होंने कई आगे के वर्षों तक भी उस विद्रोह को जारी रखा। लेकिन कई बार परीक्षा में इस डेट को पूछ लिया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप पूरी तरीके ये न समझ लें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 के बाद 38 पर। 38 कहता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। तो जानते हैं भारत कृषि प्रधान, और भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रधान कौन, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है,
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी? मैंने बताया कि जब से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की हमने, कब की थी? 24 जनवरी 2018 से। तभी से हम लोग इसको जो है क्या कर रहे हैं, एक जनपद एक उत्पाद को वेरीफाई कर रहे हैं, मना रहे हैं इसको, इस योजना को लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2018। प्रश्न नंबर 40 की ओर चलें। 40 कहता है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। मेरे ख्याल से प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए कब हुआ था, आप आंसर कीजिए। तो हम जानते हैं कि इसका राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, लखनऊ। और साथ में ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि राष्ट्रीय नहीं, राजकीय गन्ना अनुसंधान परिषद की बात की जाए, अनुसंधान परिषद, तो वो हो जाएगी आपके शाहजहाँपुर में। प्रश्न नंबर 41 की ओर देखें। 41 कहता है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या 2024 तक की बात की गई है, कितनी है? मेरे ख्याल से 25, सॉरी यहाँ पे 25 होना चाहिए था, अभी सितंबर 25, कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कितनी संख्या है, सितंबर 2025 तक की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, 24 नहीं है, क्या है? 25 सितंबर 2025 की बात कर लें, अक्टूबर भी जोड़ लीजिए, अभी लेटेस्ट में कोई साइट जुड़ी नहीं है। तो 93 साइट हैं देश में, जिसमें सबसे ज़्यादा साइट अगर पूछ ले, सबसे ज़्यादा कौन सी साइट? रामसर। तो कहाँ पर है? तमिलनाडु। अभी लेटेस्ट में जो उदयपुर करके साइट जुड़ी हैं, दो साइट जुड़ी हैं, उदयपुर और दूसरी गोकुल जलाशय। ये एक उदयपुर तो आपके बिहार से जुड़ी है और गोकुल जलाशय आपके असम से जुड़ी हुई है। तो ये उदयपुर आपकी कौन थी? 92 नंबर पे कौन थी? 92वीं साइट कौन थी? उदयपुर। और जो 93वीं साइट थी वो आपकी थी गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी साइट्स हैं? 10। लेकिन साथ ही आपसे इस प्रश्न को लेकर के कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो रामसर कन्वेंशन होता है वो कब होता है? तो आप जानते हैं कि ये होता है 2 फरवरी को मनाया जाता है और 1971 में लागू हुआ था। और रामसर स्थान कहाँ पर है? तो ईरान में है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आपको पहले से पता होगा। प्रश्न नंबर 42 की ओर चलें। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? बहुत डिफिकल्ट प्रश्न तो नहीं है, मेरे ख्याल से जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को समझते होंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, और जो लोग लखनऊ गए होंगे ज़रूर इस बारे में जानते होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था, किंग जॉर्ज KGMU। और ये कब स्थापित हुआ था? 1905 में। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न नंबर 43 उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जिस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है उसी दिन उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस यानी 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। पिछली बार जब मनाया गया था तो फरवरी माह में मना लिया गया था, तो कोई डेफिनेट डेट मेरे ख्याल से है नहीं, अगर आपको मिलती तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 243 की यहाँ पर बात हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत की बात हो। वित्त आयोग
कि जब बात होगी तो ये 5 वर्षों के लिए ही होगी। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कौन से अनुच्छेद में है ये, कई बार पूछ लेता है। तो वित्त आयोग की बात की गई है अनुच्छेद 243 आई में, राज्य की बात है, ठीक है, ये भी समझिएगा। कितनी बार किया जाता है? तो 5 वर्षों में एक बार इसका गठन किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। प्रश्न नंबर 45 कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर किला स्थित है? तो आप जानते हैं बांदा इसलिए फेमस है, और बांदा में कौन सा किला है? कालिंजर का किला। बांदा से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है शेरशाह सूरी की। कभी इतिहास की क्लास आप अटेंड करें तो जरूर इस सेशन को सुने हमारे छत्रपाल सर जी के द्वारा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो हम जानते हैं कि अ, कानपुर जो है, कानपुर नगर पालिका, ये मेरे ख्याल से सबसे पुरानी नगर पालिका है। कानपुर नगर पालिका की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1861 में। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर नगर पालिका सबसे पुरानी नगर पालिका है। उसके बाद बात करते हैं, इलाहाबाद भी इसके बाद रख सकते हैं, कानपुर के बाद। इलाहाबाद नगर पालिका का मतलब उसकी स्थापना कानपुर के बाद हुई थी, तो अगर कानपुर ऑप्शन ना हो तो आप इलाहाबाद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 की बात करें, उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सबसे पहले ही मेरे ख्याल से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रतिभा पाटिल की बात करें तो देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं ये। और अगर कहें पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री चर्चा कर चुके हैं, सुचेता कृपलानी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मायावती की बात करें तो याद रखिएगा 4 बार ये मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। याद रखिएगा कब कब बनी है, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। सुचेता कृपलानी की बात करूँ तो 1963 से 67 तक रही, ये भी याद रखिए। 1963 से 1967 तक सीएम रही। कहाँ की? यूपी की, ठीक है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, याद रखिए। प्रश्न नंबर 48 के बाद 49 की बात करें, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। नया मंडल बनाने की बात चल रही है। प्रश्न नंबर 50 की बात करें, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंपल सा प्रश्न है, कौन सी नदी हो जाएगी सबसे बड़ी? गंगा, ठीक है। और दूसरी अगर सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो आप जानते हैं गंगा की सहायक यमुना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। यदि कोई प्रश्न गलत हो गया हो तो आप उसे कमेंट करिएगा, हम उसको ध्यान देंगे और उसका सही आंसर पिन कर देंगे। लगातार इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आएंगे नए नए और अच्छे प्रश्न। धन्यवाद, नमस्कार।